नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी पर, जहां हम लेकर आते हैं आपको ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। मेरा नाम साहिब है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे एक सब्सक्राइबर अमित ने मुझे भेजी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद कभी किसी खिलौने को हल्के में नहीं लेंगे। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि यह अमित के साथ हुई एक सच्ची घटना है और इसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। तो चलिए सुनते हैं अमित की जुबानी, गुड़िया और आत्मा का रहस्य। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। तो बिना कोई देरी किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो लोगों को डरा देती हैं, सच्चाई के करीब लगती हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, वह न सिर्फ आपको डराएगी, बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि यह मेरे साथ हुई है। ये घटना करीब 2 साल पुरानी है। मेरी बहन की शादी थी और उसके ससुराल वाले उसे एक पुरानी गुड़िया तोहफे में देकर आए। वह गुड़िया बहुत अलग थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी छोटी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह आपको घूर रही हो। शुरुआत में मैंने इसे मजाक में लिया, लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, मैं देर रात एडिटिंग कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज किया। अगले दिन मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने रात को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। हल्के में लिया और उन्हें दिलासा दिया कि शायद उन्होंने सपना देखा होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन मेरी बहन गुड़िया के पास बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। क्या बोल रही हो? मैंने पूछा। वह बोली, गुड़िया कह रही है कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा है। गुड़िया बोलती है? मैंने हंसकर पूछा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सी ठंड थी और अचानक गुड़िया की जगह बदल गई। वह जहाँ रखी थी वहाँ नहीं थी। मैं डर गया था, लेकिन मन को समझाया कि शायद माँ ने जगह बदल दी होगी। लेकिन अगली सुबह माँ ने कहा, यह गुड़िया मुझे पसंद नहीं है, इसे हटा दो। मैंने गुड़िया को स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन उसी रात दरवाजा अपने आप खुल गया और गुड़िया फिर से ड्राइंग रूम में थी। इसके बाद चीजें और भी अजीब होने लगीं। कभी घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी टीवी अपने आप चालू हो जाता। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक मैंने महसूस किया कि गुड़िया मुझे घूर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? मैंने डरते डरते पूछा, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, गुड़िया को उठाया और बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन वह फिर से अपने उसी जगह थी। अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने अपने एक दोस्त रवि को बुलाया। उसने मुझसे कहा, अमित, ये मामला बहुत अजीब लग रहा है, हमें किसी पंडित से मिलना चाहिए। हम एक पंडित जी के पास गए। उन्होंने गुड़िया को देखा और कहा, यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है, इसमें किसी आत्मा का वास है। आत्मा? मैंने चौंक कर पूछा। पंडित जी ने बताया, ये गुड़िया जिस लड़की की थी, उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। उसकी आत्मा अब इस गुड़िया में कैद है, और अगर इसे सही समय पर शांति नहीं दी गई तो ये खतरनाक हो सकती है। पंडित जी ने हमें एक विधि बताई। उन्होंने कहा कि हमें गुड़िया को जलाना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। रात को 12 बजे हमने वह विधि शुरू की। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक से तेज हो गई। गुड़िया की आंखों से खून जैसा कुछ बहने लगा। जल्दी करो, पंडित जी चिल्लाए। लेकिन तभी कमरे में भयानक चीख गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और गुड़िया को आग में डाल दिया। लेकिन तभी मेरे सामने एक धुंधली सी आकृति उभर आई। वह एक लड़की थी, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, वह चिल्लाई। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक वह लड़की गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई। अगले दिन जब मैंने उस जगह को देखा तो वहां सिर्फ राख बची थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राख में एक छोटी सी मुस्कान बनी हुई थी, जैसे वह आत्मा अब शांति में थी। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है,
उस रात के बाद हमारे घर में सब कुछ सामान्य हो गया। कोई अजीब आवाज़ें नहीं, कोई चीज़ें अपने आप नहीं हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा वाकई शांति पा चुकी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मैं अपने स्टूडियो के कमरे में बैठा नई कहानी लिख रहा था। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी कांच की बोतल पर पड़ी, जो मैंने राख को संभालने के लिए रखी थी। हाँ, वही राख जो गुड़िया के जलने के बाद बची थी। क्या इसे फेंक देना चाहिए? मैंने खुद से पूछा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन इसे फेंकने को तैयार नहीं था। ये शायद मेरी जिज्ञासा थी, या फिर वह डर कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उसी रात जब मैं सो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। आंखें खोलीं तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस राख की बोतल मेरे टेबल से नीचे गिरी पड़ी थी। मैंने इसे संयोग समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले दिन मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सी परछाई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की झांक रही हो। ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन फिर मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजने लगी जो मैंने उस रात सुनी थी। तुमने मुझे जलाया, लेकिन मेरी पूरी कहानी नहीं जानी। अब मैं डर चुका था। क्या वह आत्मा अभी भी हमारे बीच थी? पंडित जी ने पहले बताया था कि वह लड़की दर्दनाक तरीके से मरी थी, लेकिन कैसे, क्यों? मुझे यह जानने की इच्छा हुई। मैंने उस गुड़िया के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। रवि और मैंने उस परिवार से संपर्क किया जिसने वह गुड़िया दी थी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया। ये गुड़िया हमारे लिए भी श्राप थी, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। हमें कुछ जवाब चाहिए थे, इसलिए मैंने एक बार फिर उस घर का रुख किया जहां से ये गुड़िया आई थी। वह घर बेहद पुराना और खंडहर जैसा था। दीवारों पर सीलन और मकड़ी के जाले थे। घर के अंदर कदम रखते ही अजीब सी गंध महसूस हुई। रवि और मैं धीरे धीरे हर कमरे को देखने लगे। अचानक एक कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी मिली। उसमें एक डायरी थी। डायरी पर धूल की मोटी परत जमी थी। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अनामिका है, ये मेरी कहानी है। डायरी के हर पन्ने पर दर्द लिखा हुआ था। अनामिका एक छोटी बच्ची थी जिसे उसके ही घर वालों ने मार दिया था। वह गुड़िया उसके बचपन की इकलौती साथी थी। मुझे मेरे ही लोगों ने खत्म कर दिया। अब मैं कभी शांति नहीं पा सकती। डायरी पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। शायद आत्मा अब भी उस राख में कैद थी। हमें इसे खत्म करना होगा, रवि ने कहा। पंडित जी के पास फिर से गए। उन्होंने कहा, इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आखिरी इच्छा? मैंने पूछा। डायरी पढ़ो अमित, उसमें जवाब है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे मेरे अपने घर में दफन किया जाए, मेरी गुड़िया के साथ, तभी मैं चैन पाऊंगी। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी सिहर गई। अनामिका के घर में उसकी कब्र खोदना, और वह भी उसकी राख और उस श्रापित गुड़िया के साथ। हम उसी रात अनामिका के पुराने घर पहुंचे। अंधेरा घना था और हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। हमने वहीं एक जगह खोदना शुरू किया। जैसे ही हमने राख और बची हुई गुड़िया को दफनाने के लिए जमीन में रखा, अचानक से जोरदार आंधी चलने लगी, और फिर वह लड़की एक बार फिर हमारे सामने आ गई। तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं अब भी दर्द में हूं। अब क्या चाहिए? मैंने डरते हुए पूछा। मुझे माफी चाहिए उनसे जिन्होंने मुझे मारा। हमने अनामिका के परिवार को ढूंढा। वे डर से सहमे हुए थे। हमने पंडित जी की मदद से अनामिका की आत्मा को शांत किया। जब हमने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की तो घर में एक अजीब सा सुकून छा गया। मैंने सोचा कि अनामिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी और घर में पहली बार शांति महसूस हुई। लेकिन यह शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने स्टूडियो में वीडियो एडिट कर रहा था, अचानक मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसमें एक शब्द उभरने लगा, धन्यवाद। लेकिन अब मेरी कहानी पूरी नहीं हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह अनामिका थी या कुछ और? मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया और घबराते हुए रवि को फोन किया। यह खत्म नहीं हुआ है रवि। क्या मतलब? उसने पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया। रवि ने सुझाव दिया कि हमें डायरी फिर से पढ़नी चाहिए, शायद उसमें कुछ छूट गया हो। डायरी के पन्नों को ध्यान से पलटते हुए हमने आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नोटिस देखा जो पहले अनदेखा रह गया था। उसमें लिखा था,
अगर मेरी कहानी को पूरी तरह जानना चाहते हो तो उस जगह जाओ जहां मैंने आखिरी बार सांस ली थी। अनामिका की मौत उसके घर में ही हुई थी। डायरी के अनुसार वह उसके कमरे में हुई थी, जहां उसके परिवार वालों ने उसे बंद करके भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। हमने पंडित जी को फिर से बुलाया और अनामिका के कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था और दीवारों पर कई अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर रखे हों। पंडित जी ने कहा, यह जगह अनामिका की आखिरी यादों से भरी है। ये आत्मा की शक्ति का केंद्र हो सकती है। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कमरे की लाइटें झपकने लगी। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। ये कहानी सिर्फ अनामिका की नहीं है, ये मेरी भी है। हम सब सन्न रह गए। कमरे में एक और छाया उभरने लगी। वह एक आदमी की छवि थी। उसकी आंखों में गुस्सा और उसके हाथों में खून के निशान थे। पंडित जी ने कहा, यह अनामिका का हत्यारा है। उसकी आत्मा अब भी इस जगह बसी हुई है और यह अब और खतरनाक हो सकती है। उस आत्मा ने हमें घेर लिया। कमरे की हर चीज अपने आप हिलने लगी। अलमारी गिर गई, दीवार से पेंट उखड़ने लगा। यह जगह तुम्हारी नहीं है, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन वह आत्मा जोर से हंसने लगी और बोली, यह जगह मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। अनामिका ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं तुमसे छीन लूंगा। तभी अनामिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह बदले के लिए था, लेकिन मैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दोनों आत्माओं के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कमरे में हर चीज बेकाबू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर गिर जाएगा। पंडित जी ने हमें मंत्र दोहराने को कहा। हमने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और धीरे धीरे दोनों आत्माएं एक तेज रोशनी में विलीन हो गईं। रोशनी के बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा था। पंडित जी ने कहा, अनामिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और वह आदमी जो उसका हत्यारा था वह भी अब इस दुनिया से चला गया। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में था, क्या यह सच में अंत था? सब कुछ खत्म होने के बाद भी मेरे मन में एक बेचैनी थी। अनामिका की आत्मा ने जो आखिरी शब्द छोड़े थे वो मेरे जहन से हट नहीं रहे थे। यह दुनिया अभी भी कई अनामिकाओं से भरी है। क्या यह मेरी जिंदगी में आने वाले किसी और रहस्य की शुरुआत थी? एक रात जब मैं अपने अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त था, तभी मेरा फोन बजा। कॉल एक अनजान नंबर से थी। हेलो, मैंने डरते डरते कहा। फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की धीमी कांपती हुई आवाज आई, अमित, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। कौन? मैंने पूछा, लेकिन कॉल कट गई। मैंने इसे महज एक प्रैंक कॉल समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले दिन मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा पार्सल रखा मिला। उस पार्सल में एक पुरानी फोटो थी, एक लड़की की जो अनामिका की उम्र की लग रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, क्या तुम सच में इसे खत्म कर पाए थे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन भेज रहा था और इसका क्या मतलब था? मैंने फोटो को ध्यान से देखा। तस्वीर में पीछे एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह कहीं सुनसान इलाके में हो। रवि को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। यह किसी नई मुसीबत की शुरुआत लग रही है, उसने कहा। हमने उस जगह की तलाश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद हमें पता चला कि वह कुआं शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी मंदिर के पास था। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रवि और मैं उस मंदिर के पास पहुंचे। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका। कुएं के पास पहुंचकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां कोई हमें देख रहा हो। यह जगह सही नहीं लग रही, रवि ने कहा। लेकिन अब वापस नहीं जा सकते, मैंने जवाब दिया। कुएं के अंदर झांकते ही मैंने देखा वहां कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर कुछ फेंक रखा हो। रवि ने रस्सी की मदद से कुएं के अंदर एक बाल्टी उतारी। जब हमने बाल्टी खींची तो उसमें से एक और पुरानी गुड़िया निकली। गुड़िया की हालत बेहद खराब थी। उसका एक हाथ टूटा हुआ था और चेहरे पर अजीब से खरोंचें थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें वैसी ही चमक रही थीं जैसी अनामिका की गुड़िया की थीं। यह फिर से वही कहानी है, रवि ने कहा। जैसे ही मैंने गुड़िया को हाथ लगाया,
मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। एक लड़की थी जो कुएं के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था और कोई उसे जोर से खींच रहा था। उसकी चीख मेरे कानों में गूंजने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने झटके से गुड़िया को नीचे फेंक दिया। हम तुरंत पंडित जी के पास पहुंचे। उन्होंने गुड़िया को देखते ही कहा, यह अनामिका की कहानी का हिस्सा नहीं है। यह एक और आत्मा है जो किसी और के पापों का बदला लेने आई है। क्या हमें इसे भी जलाना होगा? मैंने पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसे जलाने से यह आत्मा और ताकतवर हो जाएगी। इसका सच जानना जरूरी है, लेकिन याद रखना, यह आत्मा पहले से ज्यादा खतरनाक है। हमने फिर से उस जगह की जांच शुरू की जहां से गुड़िया मिली थी। पास के गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले उस कुएं के पास एक लड़की की हत्या हुई थी। वह कौन थी? मैंने पूछा। उसका नाम गुंजन था। गुंजन एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसे गांव के जमींदार ने बुरी तरह मार दिया था। उसकी आत्मा ने उस गुड़िया में अपना वास कर लिया था। पंडित जी ने एक विशेष पूजा की तैयारी की। उन्होंने कहा कि इस बार हमें गुड़िया को जलाने की बजाय उसे उसी कुएं में वापस दफन करना होगा जहां से यह आई थी। रात के 12 बजे हम उस कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। जैसे ही हमने गुड़िया को कुएं में फेंकने की कोशिश की, हवा तेज हो गई। गुड़िया हमारे हाथों से फिसल गई और हवा में तैरने लगी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते, ये अब मेरी जगह है। अचानक अनामिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, गुंजन, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा। गुंजन की आत्मा ने अनामिका की तरफ देखा और दोनों के बीच एक अजीब सी रोशनी फैल गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों आत्माएं मिलकर एक हो गई। अब सब खत्म हो गया, अनामिका ने आखिरी बार कहा। गुड़िया कुएं में गिर गई और चारों तरफ शांति छा गई। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने खुद को समझाया कि यह आखिरी बार था, लेकिन जैसा कि होता है, अतीत आपको कभी छोड़ता नहीं। घटना के कुछ दिन बाद एक बार फिर मेरे स्टूडियो में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइटें झपकने लगीं और कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। लेकिन इस बार मुझे डर के बजाय गुस्सा आया। मैंने खुद से कहा, अगर कुछ और है तो सामने आओ। तभी एक दस्तक हुई। ये मेरे दरवाजे पर नहीं थी, ये मेरी टेबल पर रखे एक लकड़ी के बॉक्स से आ रही थी, जो कुछ दिन पहले अनजाने में मेरे घर के सामने मिला था। मैंने बॉक्स को खोलने की हिम्मत की। अंदर एक छोटी काले रंग की घड़ी थी। घड़ी का कांटा रुका हुआ था, ठीक रात के 3 बजे पर। घड़ी के साथ एक नोट मिला, यह तुम्हारा अंत है। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन था यह जो मुझे चेतावनी दे रहा था? क्या यह किसी आत्मा का काम था या कोई इंसान खेल खेल रहा था? रवि को बुलाकर मैंने घड़ी के बारे में बात की। हमने इसे ध्यान से देखा। घड़ी के पीछे एक नाम लिखा था, सरोज विला 1876। ये नाम मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगा। मैंने इंटरनेट पर इस नाम को सर्च किया। पता चला कि यह एक पुराना बंगला था जो सालों पहले वीरान हो चुका था। बंगले के बारे में कई कहानियां थीं, एक परिवार की रहस्यमयी मौत और उनकी बेटी की आत्महत्या। मैंने फैसला किया कि सरोज विला जाकर इस घड़ी का सच पता लगाऊंगा। रवि मेरे साथ था, लेकिन इस बार हम पंडित जी को भी अपने साथ लेकर गए। रात के समय जब हम वहां पहुंचे तो बंगला खंडहर में बदल चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां गायब थीं और हर कोने में अजीब सन्नाटा था। बंगले के अंदर घुसते ही ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें घूरना शुरू कर दिया हो। बंगले के सबसे बड़े कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर धूल जमा थी। कमरे के बीच में एक बड़ा आईना था जो अब भी पूरी तरह साबुत था। जैसे ही मैंने घड़ी को उस कमरे में रखा, आईने में एक आकृति उभरने लगी। वह एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें लगा यह खत्म हो गया है? यह सिर्फ शुरुआत है। हर घड़ी की सुई तुम्हारे अंत की ओर इशारा कर रही है। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम सरोज है। यह घर मेरा था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे मार दिया, और अब हर कोई मेरी घड़ी के साथ मरने वाला है। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे मुक्ति दिलाना आसान नहीं होगा। हमें वह वजह ढूंढनी होगी जिसने इसे इस घड़ी से जोड़ा है। बंगले के तहखाने में खोजने पर हमें एक और लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं।
तस्वीरों में सरोज का परिवार था, लेकिन एक आदमी की तस्वीर पर लाल निशान बना हुआ था। वह आदमी वही था जिसने सरोज को धोखा देकर उसकी हत्या की थी। पंडित जी ने एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें उस आदमी की तस्वीर को जलाकर आत्मा को शांत करना होगा। जैसे ही हमने यज्ञ शुरू किया, बंगले में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी सरोज की आत्मा प्रकट हुई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यह नहीं कर सकते। मैं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मैं खुद उसे सजा न दूं। पंडित जी ने मंत्रों की ताकत से आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सरोज ने यज्ञ को रोकने की कोशिश की। उसने हमें हवा में उठा दिया और दीवारों से टकराने की धमकी दी। तभी मैंने सरोज की घड़ी को आग में फेंक दिया। जैसे ही घड़ी जली, सरोज ने एक भयानक चीख मारी और रोशनी के एक चमकदार गुब्बार में विलीन हो गई। जैसे जैसे मैं सरोज विला से बाहर निकल रहा था, मुझे लगा कि अब मैं अपने जीवन में शांति पा चुका हूँ। लेकिन क्या मुझे सच में किसी और रहस्य का सामना नहीं करना पड़ेगा? हमने सरोज की आत्मा को शांत किया, उसकी घड़ी को जलाया, लेकिन कुछ तो था जो अब भी पीछा कर रहा था। यह एक अजीब सी भावना थी, जैसे मेरे आसपास कोई था जो मुझे देख रहा हो। रवि और पंडित जी मेरे साथ थे और हमें यह महसूस हुआ कि इस बार यह सब कुछ अलग था। यह एक नया खेल था और हम जैसे खेल के मोहरे बन चुके थे। वापस घर लौटते समय मैंने पाया कि मेरी अलमारी से कुछ सामान गायब था। मेरे पास जो डायरी थी उसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि कुछ पन्नों पर वही शब्द लिखे थे जो मैंने पहले अनामिका की डायरी में देखे थे। क्या तुम मुझे मुक्त कर सकोगे? मैंने अपनी आंखें झपकते हुए खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ था जो मुझे अंदर से जवाब दे रहा था, यह अब भी खत्म नहीं हुआ है। वह चुप्पी नहीं रह सकती थी। रात के समय जब मैं बिस्तर पर लेटा था, अचानक मेरी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने घबराहट में पूछा। दरवाजे से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर वही आवाज आई, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। यह आवाज तो साफ साफ किसी महिला की थी, लेकिन क्या यह अनामिका या सरोज की थी, या फिर कोई और? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां दौड़ रही थीं, मुझे एक और भयावह एहसास हो रहा था। कुछ और प्रकट होने वाला था। अगले दिन मैं अपने लैपटॉप पर वीडियो एडिट कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक पुरानी सी वीडियो क्लिप आ गई। ये वीडियो क्लिप बिल्कुल मेरे घर की थी, जिसमें एक लड़की को एक कमरे के अंदर बंद किया जा रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने अनामिका और सरोज के चेहरों पर देखा था। वीडियो में लड़की की आवाज गूंजी, मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो। मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह वीडियो कहाँ से आई। क्या ये फिर से वही आत्मा थी जो हमें परेशान कर रही थी, या कोई नया भूतिया खेल चल रहा था? जब मैंने वीडियो को स्टॉप किया, अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया। यह एक अनजान नंबर से था। तुमने हमें छोड़ा नहीं अमित, अब तुम्हारी बारी है। यह संदेश दिल को छेदने वाला था। उस पर लिखा था, किसी और आत्मा की खोज मत करना, या तुम्हारा अंत तय है। क्या यह धमकी थी या एक और चेतावनी? मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यह सच में बहुत भयावह लगने लगा था। रवि ने मुझे पंडित जी से मिलने की सलाह दी। पंडित जी को जब मैंने सब बताया तो उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है अमित, ये वही शक्तियां हैं जो हमें किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रही हैं। क्या मतलब? मैंने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जिस खेल में फंसे हो वह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। यह एक पुरानी रचना है और इसका अंत नहीं है। पंडित जी ने हमें एक पुराने मंदिर में जाने को कहा, जहां बहुत साल पहले एक खतरनाक साधु हुआ करता था। कहा जाता था कि वह साधु आत्माओं को अपनी गिरफ्त में कर उन्हें अपने वश में कर लेता था। पंडित जी का मानना था कि वही साधु किसी तरीके से इस खेल का हिस्सा हो सकता था। हमने तय किया कि उस मंदिर की ओर रुख करेंगे, लेकिन यह फैसला जितना आसान लगता था उतना नहीं था। जब हम उस मंदिर में पहुंचे तो एक घना अंधेरा हमें घेरने लगा। पुराने खंडहर की दीवारों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मंदिर के भीतर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही हम अंदर गए, अचानक हवा में एक खौफनाक बदलाव आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें देख लिया हो। पंडित जी ने हमसे कहा, यहां से वापस मत मुड़ो,
तुम्हें जिस आत्मा का सामना करना है वह यही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी एक कटा फटा चित्र दीवार पर दिखाई दिया। वह साधु का चित्र था। उसका चेहरा खौफनाक था और आंखों में गहरी ताकत थी। जैसे ही हम चित्र के पास पहुंचे, अचानक हमारे सामने वह साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। तुम दोनों बहुत कुछ जानते हो, उसने कहा, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगियां मेरी हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? साधु हंसा और बोला, मैं वही हूं जो तुम्हें हर जगह पीछा करता है, वही आत्मा जो तुम्हारी जिंदगी से खेलने आई है। हर आत्मा, हर घड़ी, सब मेरे वश में है। पंडित जी ने ताबड़तोड़ मंत्रों का उच्चारण किया और मुझे भी उसी के साथ मंत्र दोहराने को कहा। हम दोनों मंत्रों के साथ लड़ते हुए उस साधु से भिड़ गए, लेकिन साधु ने हमें रोकने की कोशिश की, जैसे वह हमारी आत्माओं को कैद करना चाहता हो। लेकिन पंडित जी ने एक आखिरी मंत्र बोला और साधु की आवाज अचानक घुटने लगी। मंदिर में एक जबरदस्त रोशनी हुई और वह साधु गायब हो गया। हमारे साथ जो भी हुआ वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे समझ में आ गया कि यह सब एक अंत नहीं था, बल्कि एक और शुरुआत थी। कुछ ऐसा था जो लगातार मुझे खींच रहा था और इस बार वह खतरा कहीं ज्यादा करीब था। हम पंडित जी से मिल चुके थे और मंदिर की भूतियां आत्माओं का सामना कर चुके थे, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ था। कहीं यह सब हमारी नजरों से छिपकर वापस आ तो नहीं रहा है? क्या वे आत्माएं हमें फिर से तंग करने के लिए तैयार हैं? एक दिन मैं अपनी वीडियो के लिए तैयारी कर रहा था जब अचानक मेरी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कुछ अलग थी। ये ऐसी दस्तक नहीं थी जो हमें डरा कर चली जाए। ये दस्तक बहुत शांत और रहस्यमयी थी। कौन है? मैंने धीमे से पूछा। दरवाजे के दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मुझे एक डरावना एहसास हुआ, जैसे मुझे कोई देख रहा हो। चौंकते हुए मैंने कमरे की ओर देखा। कमरे में अंधेरा था और दरवाजे के पास रखी एक पुरानी किताब ने ध्यान खींच लिया। ये क्या है? मैंने खुद से पूछा। मैंने किताब को उठाया और उसे खोला। किताब की पहली पंक्ति पढ़ी, तुमने सच नहीं जाना अमित। ये वही शब्द थे जो मैंने उस वीडियो में पहले सुने थे और अब ये किताब में थे। मेरी सांस थम सी गई। मुझे लगा कि यह सब फिर से लौट आया है। इतना ही नहीं, किताब के अंदर एक और नाम था, आदित्य। ये नाम मुझे परिचित सा लगा। क्या यह वही था जिसे मैंने पहले सुना था? आदित्य? मैंने धीरे से कहा। क्या यह वही नाम था जिसे मैंने अनजाने में सुना था? क्या यह मेरा नाम था? जब मैंने किताब को और आगे पढ़ा तो मुझे पता चला कि आदित्य एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरी पुरानी आत्मा का प्रतीक था। यह आत्मा सैकड़ों सालों से एक ही रहस्य के पीछे थी। वह आत्मा जो सभी की चेतना में घुली हुई थी, और अब मुझे महसूस हो रहा था कि वह आत्मा मुझसे जुड़ी थी। किताब में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी, तुमने सोचा था कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया था, लेकिन असल में तुम्हारी यात्रा तो अब शुरू हुई है। सभी आत्माएं, चाहे अनामिका हो, सरोज हो या अब आदित्य की ये रहस्यमयी ताकत, उन सभी का मकसद था मुझे एक ना भूलने वाला सबक सिखाना। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। क्या मैंने वाकई उन आत्माओं से मुक्ति पाली थी? क्या वे अब मुझसे फिर से जुड़ी हैं, या क्या यह सब खत्म हो चुका है? इन्हीं सवालों के साथ मैं पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे जो बताया वह मेरे लिए किसी चमत्कारी खोजना जैसा था। पंडित जी ने कहा, अमित, यह तुमसे जुड़ा हुआ खेल नहीं है। यह एक साधारण आत्मा का खेल नहीं था। तुम्हारी आत्मा एक विशेष प्राचीन रचना का हिस्सा है। इस रचना को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा, अपनी असलियत को पहचानना होगा। पंडित जी की बातों ने मुझे और भी उलझा दिया था। क्या मैं उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार था जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था? क्या यह सब सिर्फ मेरी तलाश थी, या फिर मुझे किसी बड़े सत्य का सामना करना था? अंत में मैंने तय किया कि मुझे खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं इस खेल को समाप्त कर सकता हूं, या यह हमेशा मेरे साथ रहेगा? क्या मैं अपनी आत्मा के रहस्यों को खोदकर सच में शांति पा सकता हूं? क्या मैं इन सभी आत्माओं को खत्म कर पाऊंगा, या मुझे पूरी जिंदगी इनके साथ ही जीना होगा? उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। मैंने फिर कभी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना नहीं किया। पर क्या यह सच में अंत था, या यह सब कभी वापस आएगा?
क्या हम कभी सच में पूरी तरह से किसी आत्मा से मुक्ति पा सकते हैं? क्या मेरे जैसे व्यक्ति को, जो इन रहस्यों से जुड़ा है, कभी चैन मिलेगा? शायद हमें अपने डर से ही मुक्ति मिल जाती है और वही सच्ची शांति होती है। या शायद हमें कभी यह नहीं जान पाते कि असल में हम किससे डर रहे हैं।